टॉपिक है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। नाजिज्म क्या था और हिटलर एक बहुत ही फेमस व्यक्ति था रसिया जर्मनी का। जर्मन लोग का सबसे बड़ा चहेता लीडर था हिटलर एक समय का, और बहुत ही अच्छा ये क्या था, मनमोहक था। ये इसके बातों से लोग पिघल जाते थे, इसके बातों से लोग इसके तरफ तुरंत आकर्षित हो जाते थे। अगर किसी से ये बात कर लेता था तो ये अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। कहता इन द स्प्रिंग ऑफ 1945 a little 11-year-old boy called Helmut was lying in bed when he overheard his parents discussing something in serious tones। बात है 1945 के स्प्रिंग सीजन का, जब एक छोटा लड़का 11 साल का जर्मन लड़का जिसका नाम हेलमट था, वो बेड पे पड़ा हुआ था और वो सुन रहा था कि उसके माता पिता कुछ सीरियस बातें कर रहे हैं। His father, a prominent physician, deliberated with his wife whether the time had come to kill the entire family or if he should commit suicide alone। उसके पापा जो एक बहुत ही अच्छे फिजिशियन थे, फिजिशियन किसको कहते हैं, जो जनरल डॉक्टर्स वगैरह होता है, और उसकी माँ के साथ, मतलब उसकी माँ के साथ ये डिस्कस कर रहे थे कि क्या वो समय आ गया है जब हम अपने सारे परिवार को मार लें या मैं खुद अकेला सुसाइड कर लूँ। His father spoke about is a fear of revenge saying, और उसके जो पापा थे किस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे, तो वो बात कर रहे थे बदले की आग की। किसकी कि कोई बदले, कोई उनसे बदला लेगा तो बदले के चाहत में उनको मार देगा। Now the Allies will do to us what we did to he crippled and Jews। क्या कहता, जो एलिज है वो हमारे साथ करेगा जो हमने जीव्स के साथ किया। ये जीव्स क्या था और एलिज कौन था, तो इसके बारे में हम लोग चैप्टर में आगे में डिस्कस करेंगे। The next day he took Helmut to the woods, here they spent their last happy time together singing old children's song। और उसी के अगले दिन हेलमट को वो साथ में लेकर जंगल की ओर गए, जहाँ पे उन्होंने आखिरी बार खुशी के पल बिताए, गाने बच्चे वाले गाए। लेटर हेलमट फादर शॉट हिमसेल्फ इन हिज ऑफिस, और अपने ऑफिस में ही हेलमट के पापा ने खुद को गोली मार लिया। Helmut remembers that he saw his father bloody uniform being burnt in the family fireplace। फिर हेलमट के मेंबर ने क्या किए, उसके पापा के ब्लडी यूनिफॉर्म को एक आग वाले जगह में लगा, जैसे बोनफायर्स होता है वहाँ पे उसको डाल दिया और वो जल गया। सो traumatized was he by what he had overheard and what had happened, मतलब जो वो सुना था और जो वो हो गया, इससे सुन के वो पूरा डर गया। That he reacted by refusing to eat at home for the ensuing 9 years। 9 साल के होते हुए भी वो घर में खाना छोड़ दिया, क्योंकि उसको डर लगता था कि शायद उसकी माँ खाने में जहर मिला दे। Now Helmut may not have realized all that it meant his father had been a Nazi and a supporter of एडोल्फ हिटलर। उसका वो 9 साल का था तो उसके पास तो उतना दिमाग था नहीं, उसको ये पता नहीं था कि उसके पापा जो थे एक नाजी थे, और वो नाजी होते हुए वो तो थे ही साथ में एडोल्फ हिटलर के एक बहुत बड़े सपोर्टर थे। Many of you will know something about the Nazis and the Hitler। You probably know Hitler's determination to make Germany into a mighty power and his ambition for conquering all of Europe। जैसा कि सुना होगा आपने कि हिटलर एक नाजी था जो कि चाहता था कि जर्मनी पूरे दुनिया पे राज करे और मैक्सिमम यूरोप के कंट्री को अपने कब्जा में करना चाहता था। You may have heard he killed Jews। उसने जीव्स को मार दिया था। जीव्स एक जाति का लोगों को बोलते हैं और नाजीज एक अलग जाति का लोग है। जैसे हमारे यहाँ राजपूत है, ब्राह्मण है, तो ये इस तरीके से जाति का जो लोग है, तो उसी प्रकार ये लोग हैं नाजीज और जीव्स। बट नाजिज्म वाज नॉट वन और टू आइसोलेटेड एक्ट्स। इट इज अ सिस्टम, a structure of ideas about the world and politics। Let's try understand Nazism was all about। Let us see why Helmut father killed himself and what the basis of his fear was। तो आइए उन सभी चीज़ के बारे में जानते हैं कि हेलमट के पापा ने अपने आप को गोली क्यों मारा और क्यों वो डर रहे थे, क्या डर उनको मन में सता रहा था।
इन May 1945 जर्मनी सरेंडर टू द एलिज। ये एलिज क्या है, एलिज क्या है तो आपको बता दें, एलिज क्या है तो ये देश का समूह है जो कि शुरू में यूके और फ्रांस के द्वारा लीड किया जाता था। फिर इसके बाद इसमें यूएसएसआर आया, रसिया आया और यूएसए आया, और सब मिल के जो है अलग दूसरा पावर, दो पावर था, एक था एलिज। एलिज में कौन कौन देश था जनरली, तो यूके किसको बोलते हैं, ब्रिटेन था उस समय मेनली, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए, रसिया, ये सब देश था। ये एक अलग ग्रुप था ये वर्सेस एक्सिस पावर। एक्सिस कौन था, तो एक्सिस में आपका था जर्मनी था, इटली था और जापान था। ये इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रहा था, तो वही एलिज बाद में। और जब हिटलर जो कि जर्मनी को लीड कर रहा था, जब हिटलर अपने आप को सुसाइड कर लिया था तो एलिज के देशों ने एक्सिस के देशों पे कंट्रोल करना स्थापित कर दिया था। फिर कहता है जर्मनी अपने आप को एलिज के पास सरेंडर कर दिया। एंटिसिपेटिंग व्हाट वाज कमिंग, हिटलर, हिज प्रोपगेंडा मिनिस्टर गोबेल्स एंड हिज इंटायर फैमिली कमिटेड सुसाइड कलेक्टिवली इन हिज बर्लिन बंकर इन अप्रैल। और हिटलर के ही एक प्रोपगेंडा मिनिस्टर थे, प्रोपगेंडा मिनिस्टर कहते जो पॉलिसीज़ बनाते हैं, जिनका नाम था गोबेल्स, और वो अपने सारे परिवार के लोगों के साथ बर्लिन के बंकर में सुसाइड कर लिए अप्रैल में। एट द एंड ऑफ द वार एन इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल एट न्यूरेमबर्ग वाज सेट अप टू प्रोसिक्यूट नाजी वार क्राइम फॉर वार क्राइम्स एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। और तभी क्या हुआ, युद्ध के ख़त्म होते ही एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल साइन हुआ न्यूरेमबर्ग में, जहाँ पे नाजी वार के क्रिमिनल जो थे उनको फांसी की सज़ा दी गई, जेल किया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने देश के शांति को भंग किया, युद्ध किया और बेगुनाहों को मारा, इंसानियत के खिलाफ था, तो इसीलिए उनको फांसी वगैरह, जेल वगैरह भेजा गया। जर इन द वार स्पेशली दोज एक्शन which came to be called crime against humanity, raised serious moral and ethical question and invited worldwide condemnation। क्या कहता है, जो जर्मनी कर रहा था ह्यूमैनिटी के खिलाफ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। इससे पूरा दुनिया डर गया था एक्चुअली जर्मनी करता क्या था, तो ये सारी चीज़ें आपको आगे पता चलेगी, ठीक है। कहता है व्हाट वेयर दीज एक्ट, वो क्या काम था जिसके कारण हिटलर को लोग नहीं पसंद करने लगे थे। जो हिटलर एक समय का सबसे पॉपुलर लीडर था, जो सबको अपने कंट्रोल में ले लेता था, ऐसा वो क्या किया जिसके कारण लोग नाजीज को पूरा बर्बाद करके रखे और एलिज ने फिर धीरे धीरे कंट्रोल स्थापित किया था। तो समझिए, अंडर द शैडो ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जर्मनी क्या हुआ, जेनोसाइडल वार हुआ। जेनोसाइडल क्या होता है, तो बड़े स्तर पर एक पार्टिकुलर समूह के लोगों को मार देना। जैसे हमारे यहाँ होता है मुस्लिम को काट दिया, बहुत सारे मुस्लिम लोग क्या किया, उसके दुख में हिंदू को मार दिया या पंजाबी को मारना। तो इस तरीके से मतलब कि पार्टिकुलर सेक्शन कास्ट के बेसिस पे लोगों को मार देना, जला देना या कुछ कर देना, तो वो होता है जेनोसाइडल वार। जिससे क्या हो गया, इन यूरोप के कुछ सिलेक्टेड लोगों को जो कि बेचारे बेकसूर है, जिनका कोई जुर्म नहीं है, फिर भी उनको ज़बरदस्ती मार दिया गया। लोग मरे, लगभग उसमें 60 लाख लोग ज्यूज थे, 2 लाख लोग जिप्सीज थे, 10 लाख लोग पॉलिश सिविलियंस के थे, 70,000 जर्मन थे जो कि माने जाते थे कि ये लोग मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड हैं, जबकि उनके बिसाइड्स इन्यूमरेबल पॉलिटिकल अपोनेंट्स, और उसके अलावा और भी बहुत सारे पॉलिटिकल अपोनेंट्स भी थे, विपक्ष के लोग भी थे। नाजीज डिवाइज एन अनप्रेसिडेंटेड मीन्स ऑफ किलिंग पीपल, दैट इज बाय गैसिंग देम इन वेरियस किलिंग सेंटर लाइक ऑस्टविट्ज़। न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल सेंटेंस्ड only 11 leading Nazis to death, many other were imprisoned for life। 5 क्या कहता है, जब बाद में ये लोग को सज़ा सुनाया गया तो उसमें से 11 लोगों को फांसी की सज़ा हुई और लगभग बाकी जो लोग थे उसको उम्र कैद की सजा हुई। द रिट्रीब्यूशन डिड कम एट द पनिशमेंट ऑफ नाजी वाज फार शॉर्ट ऑफ द ब्रूचुअलिटी एंड एक्सटेंट ऑफ देयर क्राइम्स। मतलब कि जो रिजल्ट आया, पनिशमेंट दिया गया, ये फिर भी उन लोगों के लिए कम था, क्योंकि वो जिस तरीके से लोगों को मार रहे थे ये काफ़ी गलत कर रहे थे।
The Allies did not want to be harsh on defeated Germany as they had been after the First World War. क्या कहता, एलिस नहीं चाहते थे, एलिस के कंट्री नहीं चाहते थे कि जर्मनी जो हारा हुआ है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उसको फिर से हम सताएं. Everyone came to feel that rise of Nazi Germany could be partly traced back to the German experience at the end of First World War. What was this experience? तो आइए जानते हैं कि पहला वर्ल्ड वार के पहले जर्मनी क्या था, कैसा था, किस तरीके से वो चल रहा था. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग. हाँ, एक चीज़ और याद रखना है कि हिस्ट्री में जनरली शुरू में हम लोग पहले जैसे फिल्म होता है तो फिल्म में पहले बाद का सीन पहले दिखा देगा और फिर उसके बाद लिखता है 10 years ago, पहले क्या हुआ था. तो पहले का चीज़ बाद में दिखाएगा और बाद का चीज़ पहले. तो हिस्ट्री भी बिल्कुल उसी तरीके से उसी फिलॉसफी से चलता है. जो हेलमट था उसका क्या? अब बर्थ ऑफ द वेमार रिपब्लिक कहता है जर्मनी जो कि एक पावरफुल एम्पायर था 20th सेंचुरी के शुरुआत में, उसने फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 18 किसके साथ, ऑस्ट्रियन एम्पायर के साथ लड़ा, इंग्लैंड, फ्रांस और रसिया के खिलाफ में. ऑल द जो भी बार ज्वाइन करता था वो यही सोचता था कि हम मार काट के जीत जाएंगे तुरंत और हमको ज़्यादा ज़्यादा एरिया मिलेगा. सब क्या था, महत्वाकांक्षी लोग था, फ्यूचरिस्टिक था, ज़्यादा सोचता था, इसीलिए बारी लड़ाई ज्वाइन कर रहा था. लिटिल डिड दे रियलाइज दैट द वार वुड स्ट्रेच ऑन इवेंचुअली ड्रेनिंग यूरोप ऑफ ऑल इट्स रिसोर्सेज. फिर धीरे धीरे उन लोगों को पता चलने लगा कि ये युद्ध से हम ही को नुकसान हो रहा है और यूरोप का लगभग मैक्सिमम रिसोर्स धीरे धीरे क्या होने लगा, खत्म होने लगा. जर्मनी मेड इनिशियल गेन्स बाय ऑक्यूपाइंग फ्रांस एंड बेल्जियम. जर्मनी को शुरुआत में फायदा हुआ, उसने फ्रांस और बेल्जियम को क्या कर लिया, गेन कर लिया. हाउएवर द एलीज स्ट्रेटेंड बाय यूएस एंट्री इन 1917. और एलीज जो था मतलब कौन, इंग्लैंड, फ्रांस, रसिया मजबूत हो गया जब यूएस का एंट्री आया. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने 1917 में जब एंट्री लिया तो वो मजबूत हो गया और उसने जर्मनी को हराया और सेंट्रल पावर को नवंबर 18 में हराया. फिर कहता है द डिफीट ऑफ इम्पेरियल जर्मनी एंड एब्डिक्शन ऑफ इम्पेयर गिवन अपॉर्चुनिटी टू पार्लियामेंट्री पार्टीज टू रिकास्ट जर्मन पॉलिटी. और जैसे ही हारा जर्मनी उसके बाद जो वहाँ का राजा था एब्डिक्शन ऑफ इम्पेयर, अपॉर्चुनिटी मिल गया कि वहाँ से फिर से पार्लियामेंट्री पार्टीज गठन हो और जर्मन के पॉलिटिक्स को डिसाइड किया जाए. एक नेशनल असेंबली का बैठक हुआ वेमार में और वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है, तो फेडरल स्ट्रक्चर होता है जैसे एक इंडिया है, इंडिया में पहले एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर स्टेट गवर्नमेंट है, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पे लेवल पे सरकार भी होती है, फिर क्या है वार्ड लेवल पे सरकार होती है. तो इसको फेडरल स्ट्रक्चर बोलते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट डिफरेंट ऑर्गन्स या डिफरेंट लेवल. Deputies were now elected to the German Parliament or Reichstag on the basis of the equal universal votes cast by all adults including women. ये Reichstag क्या था, तो जैसे हमारे पार्लियामेंट को संसद भवन बोला जाता है वैसे जर्मन पार्लियामेंट को Reichstag बोला जाता है. तो वहाँ पे लोगों का सिलेक्शन हुआ, वोटिंग हुआ, जिस वोटिंग में सब लोग ने भाग लिया, सबको बराबर वोट देने का अधिकार था. ठीक है. दिस रिपब्लिक हाउएवर वाज नॉट रिसीव्ड वेल बाय इट्स ओन पीपल लार्जली बिकॉज ऑफ द टर्म इट वाज फोर्स्ड टू एक्सेप्ट आफ्टर जर्मनीज डिफीट एट द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार. जो रिपब्लिक था उसको सब कुछ सही से नहीं मिला. क्यों? क्योंकि जर्मनी जो है वो ज़बरदस्ती हार गया था, मतलब उसको ज़बरदस्ती बहुत सारी चीज़ों पे साइन करवाया गया जब वो हार गया फर्स्ट वर्ल्ड वार में. द पीस ट्रीटी एट वर्साइलिस विद एलिज वाज ए हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग पीस. वहाँ पे ज़बरदस्ती साइन किया जिससे कि जर्मनी को लगा हमको बेइज्जती हो गया है, मेरा अपमान हुआ है, मेरा खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट को हानि पहुँचा है. जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज ए 10th ऑफ इट्स पॉपुलेशन. जर्मनी क्या क्या हुआ, इसका जो भी बाहरी देश का दूसरे देश में जहाँ जहाँ इसका था राज वो सब खो दिया, जो कि इसके और इसका पॉपुलेशन का 10वां हिस्सा, मान लिया 100 करोड़ पॉपुलेशन था तो 10 करोड़ पॉपुलेशन ये खो दिया. 13% ऑफ इट्स टेरिटरीज और अपने देश का ही 13% हिस्सा वो खो दिया. आयरन 50-75% आयरन खो दिया. कोयला 26% फ्रांस को, पोलैंड को, डेनमार्क और लिथुनिया को देना
पड़ा, ये सब चीज़ उसको खोना पड़ा संधि को साइन करते हुए। कहा कि हम युद्ध नहीं लड़ेंगे ये तो इससे जर्मनी को बुरा भी महसूस हो रहा था धीरे धीरे। एलाइड पावर्स ने क्या किया, जर्मनी को डीमिलिटराइज कर दिया ताकि इसका पावर वीकन हो, मतलब वहाँ से मिलिट्री को ख़त्म कर दिया। कहा कि मिलिट्री रहेगा तुम फिर युद्ध करोगे, इसलिए मिलिट्री को ख़त्म कर दिया। The war guilt clause held Germany responsible for the war and damage allied countries suffered। क्या कहता है, जो बार गिल्ट था, मतलब जो बार गिल्ट क्लाउज था, जो दोषी माना, ये जर्मनी को दोषी माना कि तुम्हारे कारण ही सब देश को नुकसान हुआ है, सब देश को नुकसान हुआ है, इसीलिए तुमको ये कहा जा रहा है तुमको 6 बिलियन यूरो पेड करना होगा। उस पर ज़बरदस्ती कंपनसेशन ठोका गया कि तुम्हारे कारण युद्ध हुआ और जो जो नुकसान हुआ उसका भरपाई तुम ही करोगे। द एलाइड आर्मीज ऑल्सो ऑक्युपाइड द रिसोर्स रिच राइनलैंड फॉर मच ऑफ द 1920 और उसी का एरिया था राइनलैंड, तो आर्मी जो था एलाइड का वो सारा यहाँ पे आ गया और उसका एरिया कब्जा कर लिया 1920 के दौरान। Many German held the new Weimar Republic responsible for not only the defeat in the war but disgrace as Versailles। तो बहुत सारे जर्मन्स का ये मानना था कि जो नया वेइमार रिपब्लिक बना है वो हमारे लिए नहीं बना है, जर्मन्स के लिए नहीं बना है, बल्कि बना है किसके लिए, एलिस के लिए बना है। और वही रिस्पॉन्सिबल है हमारे हार के लिए, और ना ही सिर्फ हार के लिए बल्कि वर्साइलीज में जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुआ उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो ये वेइमार रिपब्लिक। अब बात करते हैं युद्ध का क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो कहता था वार हैड डिवेस्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन द इंटायर कंटिनेंट बोथ साइकोलॉजिकली एंड फिनेंशियली। कहता जो वार का जो इम्पैक्ट था वो दोनों था, बुरा भी था, डिवेस्टेटिंग का मतलब क्या होता है, थरथरा देने वाला, हिला देने वाला, दोनों पूरे कंटिनेंट पे दोनों तरीके से, मेंटली भी आप परेशान हुए और पैसे के रूप से भी आप परेशान हुए। कहता है फ्रॉम ए कंटिनेंट ऑफ क्रेडिटर्स यूरोप टर्न इनटू वन ऑफ द डेब्टर्स, मतलब ये जनरली क्या करता था, दूसरे देशों को पैसा देता था जो कि आज के डेट में यही खुद कर्जदार बन गया और ये बहुत देशों से पैसा लेकर बैठ गया। ऐसा टाइम आ गया। अनफॉर्चुनेटली द इन्फेंट वेइमार रिपब्लिक वॉज बीइंग मेड टू पे फॉर द सीन्स ऑफ द ओल्ड एम्पायर। और जो वेइमार रिपब्लिक अभी जन्म ही लिया है, इन्फेंट का मतलब हुआ जो अभी जन्म ही लिया है, उसको क्या हुआ, पुराने मतलब होता है ना, बाप का जो पाप होता है वो बेटा भोगता है, वही चीज़ हुआ। जो पुराने साम्राज्यों ने गलतियां की थी उसके लिए वेइमार रिपब्लिक जो अभी जन्म लिया है उसको भुगतना पड़ रहा है। द रिपब्लिक कैरिड द बर्डन ऑफ वार गिल्ट एंड नेशनल ह्यूमिलिएशन एंड वाज फाइनेंशियली क्रिपल्ड बाय बीइंग फोर्स्ड टू पे कंपनसेशन। और रिपब्लिक जो था उसको वार गिल्ट का बर्डन हुआ और नेशनल ह्यूमिलिएशन हुआ और धीरे धीरे सब कुछ तरीके से उस पर बोझ बनते चला गया हर चीज़ों का। वेइमार रिपब्लिक किससे आया था, किससे आया था? एलिस बनाया था, एलिस बनाया। एलिस क्रिपल्ड। तो क्रिपल्ड फोर्स टू पे कंपनसेशन दोज हु सपोर्टेड द वेइमार रिपब्लिक मेनली सोशलिस्ट। कौन कौन लोग वेइमार रिपब्लिक को सपोर्ट कर रहा था, तो वो सोशलिस्ट लोग थे, कैथोलिक्स लोग थे और डेमोक्रेट थे। बिकम वेरी इजी टारगेट ऑफ अटैक इन कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट सर्किल। और वो अटैक में आ गए, मतलब सब लोग उन्हीं पे बोलने लगे कि तुम्ही लोग के कारण ऐसा हाल हो गया। दे वर मॉकिंगली कॉल्ड द नवंबर क्रिमिनल्स। और सोशलिस्ट को, कैथोलिक्स को, डेमोक्रेट्स को लोगों ने नवंबर क्रिमिनल्स के नाम से जानना स्टार्ट कर दिया। द माइंडसेट हैड मेजर इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ द अर्ली 1930s एज वी विल सून सी। और अब आ गया क्या, अब ये चीज़ होने लगा कि अब नया चीज़ बदलने लगा, नए नए चीज़ होने लगे, क्योंकि जो पुराना चीज़ था वो खराब था तो नए चीज़ की ओर बढ़ने लगे। कहता था फर्स्ट वर्ल्ड वार लेफ्ट ए डीप इम्प्रिंट ऑन यूरोपियन सोसाइटी एंड पॉलिटी। यूरोप के राजनीतिक ढांचे में और यूरोप के सोसाइटी में पहला वर्ल्ड वार बहुत भयानक इम्प्रिंट दे दिया था, दिमाग में छाप दिया था। सोल्जर केम टू बी प्लेस्ड एबव सिविलियंस। Politician and publicists laid great stress on the need for men to be aggressive, strong and masculine। मतलब पॉलिटिशियन और पब्लिसिस्ट जो थे उनका ये मानना था कि जो मर्द है, मर्द को गुस्सेदार होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए और हर कंडीशन को बियर अप करने वाला होना चाहिए। द मीडिया ग्लोरिफाइड ट्रेंच लाइफ।
और मीडिया जो है पूरे ये ट्रेंच लाइफ को ग्लोरीफाई कर रहा है। मीडिया जो है ट्रेंच लाइफ को ग्लोरीफाई कर रहा था। मतलब क्या ट्रेंच लाइफ कहते हैं, जो आर्मी जो होता है ना, वो क्या करता है, दुश्मनों से बचने के लिए गड्ढा खनता है बॉर्डर पे, ताकि हमको दुश्मन से अटैक नहीं, जैसे बॉर्डर फिल्म में दिखाया गया था गड्ढा खनते हुए। द ट्रूथ हाउएवर वाज दैट सोल्जर लिव्ड मिजरेबल लाइफ्स इन दिस ट्रेंचेज, और वही ट्रेंचेज में काफ़ी बुरी जिंदगी जी रहे थे। कभी कभी उनका जो खाना पीना था चूहा खा जाता था। दे फेस पॉइजनस गैस एंड एनिमीज सेलिंग एंड विटनेस देयर रैंक्स रिड्यूस रैपिडली। वो पहले मतलब उनका रैंक पोस्ट धीरे धीरे घटते ही जा रहा था, खाना भी सही से नहीं मिल रहा था, सड़े गले हुए चीज़ों पे रहते थे और बीमार पड़ने लगे। एग्रेसिव वार प्रोपेगेंडा एंड नेशनल ऑनर ऑक्यूपाइड ए सेंटर स्टेज इन द पब्लिक स्फेयर व्हाइल पॉपुलर सपोर्ट ग्रू फॉर कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप दैट हैड रिसेंटली केम इनटू बीइंग। मतलब लोगों का यही टेक्निक था कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा युद्ध करना है, दुश्मन को छोड़ना नहीं है, और यही पूरे पब्लिक का ये लाइफ स्टाइल बन गया था। और कंजर्वेटिव जितने भी डिक्टेटरशिप थे सबका जो है वो फिलॉसफी पसंद करने लगे थे। कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप मतलब पुरानी सोच वाला राजतंत्र। डेमोक्रेसी वाज इंडीड ए यंग एंड फ्रेगाइल आइडिया। डेमोक्रेसी अभी जवान ही था और एक मतलब बेतुका आइडिया लगता था, लोगों को लगता था कि ये फालतू का आइडिया है, इसे हम पसंद करना गलत है अभी, क्योंकि डेमोक्रेसी का स्वाद किसी को नहीं मिला था। लोगों का मानना था जो राजतंत्र होता है, जो सिंगल पार्टी शासन सिस्टम होता है, वही बेस्ट होता है। यूरोप हुआ, मतलब यूरोप के अंदर में युद्ध होते हैं, विच कुड नॉट सर्वाइव द इंस्टेबिलिटीज ऑफ इंटरवार यूरोप। मतलब यूरोप के अंदर में जो आपस में लड़ते थे, तो इसके कारण डेमोक्रेसी वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाया।